हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। यदि आप इस बार एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रीजनिंग का पहला मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे लेवल की तैयारी मैं आप लोगों की कराने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से होने वाला है। दोनों ही लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन सामने लिखा गया है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो चलिए सबसे पहले बात करें तो एक फैमिली में 8 लोग हैं, आठों के नाम दे रखे हैं। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर 3 मैरिड कपल हैं यहाँ पे इस घर में, इस फैमिली में, ठीक है जी। एम इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। एम जो है वो यू की सास है। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि यू का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसका जेंडर कुछ भी होगा उसके हिसाब से एम का रिलेशन बदल जाएगा। अगर ये मेल है तो यानी कि यू की पत्नी की माता है एम, और अगर ये फीमेल है तो इसका मतलब क्या हुआ, यू यू के हस्बैंड और हस्बैंड की माता, तभी वो इसकी सास हो पाएगी। चलिए जी आगे बात करते हैं। अभी तक हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। एल्स ओनली नीस वी इज यूज डॉटर। एल का नहीं पता भाई, एल क्या है, मेल है फीमेल है, उसकी नीस वी इज यूज डॉटर। यू का भी नहीं पता कि यू जो है मेल है या फीमेल है। चलिए जी आगे बात करते हैं। एन इज केज सिस्टर इन लॉ। एन जो है वो के की एन इज केज सिस्टर इन लॉ। एन जो है वो के की सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ जो हो गया भाई, वो बहुत सारे संबंध को दिखाता है। जेठानी, देवरानी और साली को रिलेशन दिखाता है, भाभी ननद का रिलेशन दिखाता है। तो अभी हमें नहीं पता, बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन आगे कहता है कि के एंड एल आर ब्रदर्स। देखो क्वेश्चन खत्म होने को आया है और इसने बिल्कुल आखिरी में दिया है एग्जैक्ट डाटा। एग्जैक्ट डाटा से ही हम लोग यहाँ पर समझते हैं के और एल जो है भाई वो ब्रदर्स हैं अपने आप में। चलो जी, एक दूसरे के भाई हैं, तो ट्रायंगल में हम लोगों ने बना दिया है इसको। आगे बात करते हैं। अब हमने जो चीजें छोड़ी थी हम उसको पूरा करेंगे। चलिए उससे पहले एक बार स्कोर देख लेते हैं। टी इज एनस सन एंड ओज ग्रैंडसन। चलो जी, ना अब तक टी का पता ना एन का पता, ठीक है जी। एम इज मदर इन लॉ ऑफ यू, नहीं पता जी। एल्स ओनली नीस वी इज यूज डॉटर। अब भाई पहली बात तो ये है कि हमें मैरिड कपल थे, बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन हम लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। एल ओनली नीस, एल की इकलौती भतीजी, ठीक है जी। ये यानी कि इसके भाई की बेटी हो सकती है, बहन की भी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन ठीक है, भाई के बारे में बात कर रखे तो क्वेश्चन छोटा सा ही है, तो इसका मतलब हम लोग मानते हैं कि भाई की ही बेटी होगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हमें देखने को मिलता तो फिर हम बहन का केस भी बनाना पड़ता साथ के साथ। लेकिन ठीक है, अब हम इसमें काम कर सकते हैं, नो डाउट। चलो जी, एल ओनली नीस वी, ठीक है जी, इसकी नीस है तो बेटी हो गई, तो भाई सर्कल के अंदर बना देंगे हम लोग। इज यूज डॉटर, यू की बेटी है। देखो इकलौती है, ठीक है जी। वी, वो कहता है यू की बेटी है, तो यहाँ पे इससे पता चल गया कि फादर है, तो इसका मतलब इसकी मदर का नाम क्या हुआ, यू हो चुका है जी। चलिए जी बिल्कुल ठीक है, आगे बात करते हैं। एन इज केज सिस्टर इन लॉ। एन जो है वो के की सिस्टर इन लॉ है, के की भाभी है। तो यानी कि उसका भाई, भाई की वाइफ जो है वो उसकी भाभी होगी। तो ये हो गया एन, इधर बना दिया हमने, ठीक है। देखो हम इसमें और भी रिलेशन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है, यानी कि फैमिली जो है वो बिल्कुल छोटी सी फैमिली की बात करता है, तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया है, ठीक है जी। टी इज एनस सन एंड ओज ग्रैंडसन। टी जो है वो एन का ग्रैंड, एन का सन है। एन का सन है तो यानी कि इसका भी सन हो गया। चलो जी, हमने इसको ट्रायंगल में बना दिया। एंड ओज ग्रैंडसन, ओ का ग्रैंडसन हो गया, तो इसका मतलब ओ जो है ऊपर है। नहीं पता मेल है या फीमेल है, अभी छोड़ देंगे। अब हमने देखा कि हमने एक लाइन ऊपर छोड़ी थी जो कि था एम इज मदर इन लॉ ऑफ यू। यू की मदर इन लॉ यानी कि यू, यू के हस्बैंड और हस्बैंड की माता, वो कौन है, एम दे रखी है, ठीक है जी। चलो जी, इधर उसकी माता बना दी हमने एम। और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया जी इसका फादर, और ये उसके शादी कराने के लिए हम लोग प्लस का साइन डिनोट करते ही हैं, ठीक है जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या था। हाउ इज एल रिलेटेड टू एन। एल जो है वो एन का क्या लग रहा होगा, तो वो इसका हस्बैंड लग रहा होगा। इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये कि संभावनाएं थी, लेकिन हम रिस्क ले सकते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल छोटा सा था। तो इतने छोटे क्वेश्चन में ज्यादा रिलेशन की बात नहीं कर सकता, तो जो दे रखे होंगे हमने उनके साथ उनको बैठा के देख लिया, आंसर अपना बन चुका है, ठीक है जी। पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोग बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए जी, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आगे देखते हैं। सामने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम पेयर का। अब ऐसे क्वेश्चन जो है भाई वो ट्रेंडिंग में होने लगे हैं, ठीक है जी। ट्रेंडिंग में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं फिलहाल, क्योंकि अब आपको पता होगा, जब आप यदि आप चीजें देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई मिसिंग नंबर जो चैप्टर है हमारा, एक मिसिंग नंबर चैप्टर को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और सेम पेयर को एक
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए जी क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। 165, 16 और 91 लिखा हुआ है, तो हमें बताना होगा कि अपना जो आंसर है वो क्या बन रहा होगा। और इसकी बात करें कैलकुलेशन की, यदि हम लोग बात करें भाई, कैलकुलेशन हमने देखा तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या देख रहे होंगे, 16, 91 और 165 लिखा हुआ है। अब इन दोनों से कुछ ना कुछ कहानी हो रही होगी, लेकिन मैं अगर नंबर को बड़े ध्यान से देखूं ना, तो मेरे को एक चीज पता चल गई। वो चीज क्या है कि यदि मैं इसमें ये 91 ऐड कर दूं ना, नंबर को बड़े ध्यान से देखो तो तकरीबन 250 के आसपास बन जाएगा भाई, ये 250 के आसपास। और 250 के आसपास मैं समझ गया कि 16 का जब हम स्केयर करते हैं तो वो 250 के आसपास ही होता है भाई साहब। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया है। नंबर्स का जो खेल चलता है, पहले भी अपनी वीडियो में समझा चुका हूं मैं कई बार। तो नंबर्स का खेल यही कहता है कि हम इस तरीके से दिख गया तो चेक कर लो भाई। चलो, अब इसमें अगर 91 ऐड करेंगे तो 165 प्लस 91 करेंगे, 5 और एक 6, और ये हो गया 15, एक 256। लो जी, कहा था ना कि ऐसा ही बन जाएगा, 256 बन गया 16 का स्केयर। अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा ही पेयर हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है जी, अब आप ऐसे पेयर का फटाफट जो है देखकर पता लगाने लग जाओ कि ऐसा पेयर चाहिए 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 चाहिए। लेकिन बच्चा जो यहाँ पर मिस्टेक करता है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक उसने ये की कि ऐसा क्वेश्चन देखा, सेम पेयर ढूंढने लग गया। गलती कर दी भाई। क्या गलती की भाइयों, पहले ये तो पढ़ लो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्या हमें सेम पेयर फाइंड करना है या हमें अलग पेयर फाइंड करना है। ऐसे ही गलतियां एग्जामिनर करवा सकता है आप लोगों से, छोटी छोटी गलतियां। ऐसी गलतियों से बचें। और ये हो गया भाई, स्टार क्वेश्चन हो चुका है ये अपना। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन हो जो ये लॉजिक फॉलो ना करता हो। चलो जी, अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा कौन सा लॉजिक होगा। हमने देखा कि भाई 57 और 24 जो है ये कितना बनेगा, 7 4 11 1, 5 2 7 और एक 8, 81 बन गया। तो इसमें तो भाई सेम पेयर हो रहा है ये, जो सेम लॉजिक इसमें था वो यहाँ पे लॉजिक लग गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका देखा, 6 5 11 कैरी 1, 7 4 11 1 12, 121 बन गया। लो जी, ये वो 11 का स्केयर होता है तो ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे देखा 99 और 97, 9 और 7 जो है भाई वो होगा 16 का 6 1, और 9 9 18 एक 19 196। लो जी, ये 14 का स्केयर हो गया। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। जब तीन गलत हैं तो इसका मतलब चौथा मेरा ठीक होगा ही होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 9 और 5 14 का 4 1, 8 5 13 और एक 14। लो जी, 144 बन गया। जबकि 13 का स्केयर कितना होता है, 169 होता है। और ये किसका होता है भाई साहब, ये होता है 12 का। तो इसका मतलब ये अपना राइट आंसर हो गया। ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे एक बार। ये नहीं कि बेवकूफों की तरह से हमने क्वेश्चन को देखा फटाफट कर दिया। मानता हूं मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं सेम पेयर के, लेकिन एग्जामिनर चाहे तो आप लोगों से ये भी करा सकता है। और यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन है भाई आंसर। क्यों क्यों चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि बच्चा अगर पहला ऑप्शन देखेगा, पहले में लॉजिक लग गया तो उसका ध्यान अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएगा और वो गलती कर बैठेगा। ऐसी गलतियों से ही बचाने के लिए आप लोगों को ये सेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। भाई ऐसी गलतियों से बचना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कैसा ही है, बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हमने क्या किया है, अब हम इसमें हमने देखा क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपको कहा, क्या कहा कि हम पढ़ लें एक बार। चूज द ऑप्शन इन विच द सेट ऑफ फॉलो। चलो जी, फॉलो बताना है, कोई बात नहीं। बताया था ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं फॉलो के, लेकिन सेफर साइड के लिए हम लोग एक बार लैंग्वेज को पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे देखा, मेरी नजर जो यहाँ पे गई वो सबसे पहले ही एक चीज पर गई। वो ये था कि ये इसका दुगना दे रखा है भाई साहब। ठीक है, सात क्या है वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को सीधा सीधा मतलब हो गया कि 98 का दुगना दे रखा है। चलो मैं देखता हूँ क्या किसी में दुगना मिला। 267 का दुगना भाई ये नहीं होता। 154 का दुगना ये बिल्कुल हो जाता है। 185 का दुगना 360 370 होता है भाई, ये नहीं होगा। 190 का दुगना बिल्कुल भाई साहब ये हो जाएगा। ठीक है जी, दो ऑप्शन बच चुके हैं। दो ऑप्शन मान के चलो कि कट ही चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सेफ रहने के लिए मैंने देखा भाई क्या, कि ये 7 है, ये 98 लिखा हुआ है, तो ये भी तो एक मल्टीप्लाई जैसा ही है। वो क्या है कि इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर रखी है। ठीक है जी, अब मैं देखूं कि 14 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं। मेरे को एकदम एक सेकंड में पता चल गया कि 11 को जब मैं 14 के साथ गुना करूंगा तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 गुना 10 करूंगा तो कितना बनेगा, 140 बनेगा। उसमें 14 और जोड़ना है तो यानी कि 154 बनेगा। लो भाई, एक सेकंड का सवाल था कि यहाँ से यहाँ इसका गुना 14 कर रखा है, और जो आंसर आएगा उसका दुगुना कर रखा है। जो आंसर आया उसको दुगुना कर रखा है, या फिर ये मान लो इसका 14 गुना
और इसका भाई साहब 28 गुना, ये कर रखा है। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी हमें पहचाननी होगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। ग्रेप्स को कुछ भाषा में लिखा गया है, एनालॉगी का क्वेश्चन है भाई, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का मान लो आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कहा था कि ऐसे पैटर्न जो है वो यूज हो जाता है, मैंने आपको सिखा रखा है भाई ये बात। चलो जी आगे बात करें तो इसने यहाँ पे क्या किया है, जी को उठा के सबसे आखिरी में, एस को उठा के स्टार्टिंग में, चलो जी वी को उठा के आखिरी में, एल को इधर रख दिया। बिल्कुल ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा, आर को उठा के सबसे सामने, आर सबसे सामने आएगा, एन जो है सबसे बाद में जाएगा। चलो जी एक ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं क्या होगा, एक बार फटाफट लिख लेते हैं। SAREPG लिखा हुआ है, जी इधर आ गया, एस इधर आ गया जी। और बिल्कुल समझ में आ गई कहानी थोड़ी थोड़ी, आर इधर है, ए इधर है, पी इधर है, ई इधर है। ठीक है जी, तो इसका मतलब एन आखिरी में, आर इधर आ जाएगा, और फिर आएगा ये बनेगा RMU, फिर इधर से बनेगा तो फिर आएगा ई, फिर बनेगा भाई बी, और आखिरी में जाएगा एन। ऐसा किस में बना हुआ है, RMUEBN। लो जी पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक आसान सा सवाल डाल दिया है भाई, आप लोगों का मनोबल भी तो बढ़े। ठीक है जी, ठीक है, आसान भी डाल रखा है, लेकिन ठीक है अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ है सिलोगिज्म का, लो भाई। अब सिलोगिज्म में सबसे पहले तो क्या है, आप किसी भी मेथड से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। यहाँ पे पहले इस लैंग्वेज को पढ़े, बहुत अच्छा यहाँ पे लैंग्वेज लिखी गई है, बहुत अच्छे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। सबसे पहले हमने देखा मोस्ट टीचर आर गुड लिखा हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि मोस्ट क्या है, क्यों, मैं पढ़ाता हूं लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है ध्यान से। जब हमने पढ़ा था तो मैंने अपनी कहीं से भी पढ़ा हो, तीसरी चौथी स्लाइड में बताया था ना कि सम के जगह पर कुछ चीजें यूज होती हैं, तो वहां पर मोस्ट भी होता है भाई। तो मोस्ट का मतलब क्या हो गया, अब ये मोस्ट मोस्ट नहीं, अब इसको आप लोग सम बोल सकते हो। चलो जी ईच, ईच में क्या बताया था कि ई ओल की जगह पर ईच लिख सकते हैं, तो यानी कि ये ईच नहीं, ये ओल हो गया। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा दे रखा भाई मैंने, चलो जी ठीक है। कंक्लूजन लिख दिया भाई साहब तीन, क्या, 83.5% टीचर्स आर इंटेलिजेंट। टीचर्स आर इंटेलिजेंट भाई हमने देखा, ऑल गुड है, गुड से गुड कट जाएगा। सम टीचर आर इंटेलिजेंट बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, बच्चे ने देखा सम बन रहा है, और ये सम की बात करता ही है, क्योंकि मैंने, बच्चे को लगता है कि सर ने कहा था कि सम के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1% से 99% तक हम लोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि सम को हम लोग परसेंटेज में फिक्स नहीं कर सकते, जबकि परसेंटेज को हम लोग सम बना सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को हम लोग सम बना सकते हैं। ये रूल मैंने आप लोगों को लिखवाया था, और तकरीबन ये जो रूल है मैंने आप लोगों को जब आपने कहीं से भी पढ़ा हो, अप्रोक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 के आसपास मैंने अपनी फाइल में ये इस रूल को समझा रखा है। ये रूल जो सामने लिखा हुआ है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो हमें जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तो पहले वाला जो होगा भाई वो अपना फॉलो नहीं हो रहा होगा, 1 मिनट रुकें। जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल यही जो है अपना आंसर नहीं हो रहा। नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, लो जी भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड से बनेगा, नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, लो जी बन गया। सम इंटेलिजेंट आर गुड, सम इंटेलिजेंट आर गुड, इसको वापस पढ़ोगे तो भाई साहब ये बिल्कुल बन जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है अपना फॉलो हो गया। ठीक है जी, आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन पर नजर डालो एक बार भाई, ऑप्शन पर नजर डालोगे तो क्या देखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, गुड बात, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज जो कि अपना आंसर भी है, चलो जी आंसर आ गया। ठीक है जी, लेकिन तीसरे ऑप्शन को देखना क्या लिखा हुआ है, ओनली थर्ड नोट फॉलो, फॉलोज होना चाहिए, तो ओनली थर्ड नोट फॉलोज। ठीक है जी, ओनली थर्ड नोट फॉलोज का मतलब क्या है, इस ऑप्शन का मतलब हो गया कि ऑप्शन कंक्लूजन नंबर एक एंड दो फॉलो करेंगे, इस ऑप्शन का मतलब ये होता है। तो कभी कभार एग्जामिनर ऑप्शन में भी चालाकी बरत सकता है, तो उस चीज से सावधान रहें भाई। मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें आई होप कि अब आपको डाउट नहीं होगा। ऑप्शन तो खैर इसका ये होगा, इसको तो हटा देते हैं, लेकिन ऐसी चालाकी भरे ऑप्शन से भी हमें बचना होगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसी चीज अब तक आपने एग्जाम में नहीं देखी होगी। कुछ हटके ही मैं आप लोगों को इस सीरीज में कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेशन जो हमारे रहेंगे अपने सीजीएल 2023 तक जो है होंगे, एग्जाम के एग्जाम तक जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हो सकते हैं मैं कराऊंगा, उसमें सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए जी,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत भयंकर है, और प्रीवियस ईयर का डाल दिया मैंने, ठीक है ना। पहले तो मेरे को 1 मिनट के लिए मैं सामने से शायद इधर स्क्रीन पर आ भी सकता हूँ। बिल्कुल भाई, एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं। चलिए जी, कैमरे को हटा दिया है फिलहाल कुछ सेकंड के लिए। आप लोग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और आई थिंक यदि ये वीडियो आप लोग ऐप पर देख रहे हैं तो भाई साहब आप लोग स्क्रीनशॉट शायद नहीं ले सकते, लेकिन आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको देख लीजिए, बाकी फाइल आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही लैंग्वेज में है, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को करेंगे हम लोग इंग्लिश में। आई होप कि अब तक आप लोगों ने चीजें कर ली होंगी। चलिए जी, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। किस एग्जाम का है? भाई साहब एमटीएस के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। एमटीएस का ये क्वेश्चन होने वाला है। एमटीएस का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा है। जब इसको देखोगे तो भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो एमटीएस का एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम हो गया एसएससी में, एज कम्पेयर टू हम लोग सीपीओ सीजीएल की बात करें तो ये छोटा एग्जाम है। लेकिन इस छोटे एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार वो ऐसा समय था जब हमें टू वेरिएबल का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, वो भी एसएससी के एग्जाम में। जबकि ये कहानी होती है बैंकिंग के एग्जाम की। बैंकिंग के एग्जाम में हमें टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ टीचर्स प्रैक्टिस कराने के लिए बैंकिंग वाले बच्चों को फोर वेरिएबल तक भी लेके जाते हैं। लेकिन ठीक है, एग्जाम के काम से फोर वेरिएबल अपने काम का नहीं है। थ्री वेरिएबल जो है वो अपने काम के होते हैं भाई। चलो, अब मैंने आप लोगों को चीजें बता दी हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसा एक बार क्वेश्चन देखा गया है तो वही क्वेश्चन मैंने उठाकर इधर डाल दिया है। चलो, क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे भाई, दोनों लैंग्वेज में पढ़ लिया लिख लिया होगा तो अब इसको करते हैं। मेन बात तो खैर वो नाम वाम की बात थी, वो यहाँ पे हटा दी है मैंने क्योंकि उसका कोई रूल नहीं है। एज वेज के बारे में लिख ही रखा है। अर्चना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड। चलो जी, सबसे पहले तो हमें इनको बैठाना होगा, कहीं पर बैठाएं। ठीक है जी। तो मान के चलें कुछ ऐसी बात है कि ये इसकी उम्र जो है 22 है। तो इसके थर्ड राइट पहला, दूसरा, तीसरे राइट पर कौन है भाई साहब? अर्चना बैठी हुई है। ठीक है जी। कहाँ है, कहाँ है? बिल्कुल ठीक है जी। मेघना एंड द वन हु इज 22 ईयर ओल्ड आर सिटिंग टुगेदर। दोनों के दोनों साथ में बैठी हुई हैं। नहीं पता भाई मेघना कहाँ है। हो सकता है मेघना इधर हो, या हो सकता है मेघना की बातें जो होंगी उम, वो कुछ इस तरीके की बातें हों कि ये मेघना है, 22 साल की वाली जो बच्चा है या लड़की है वो इधर बैठी हुई है। ये ए फॉर अर्चना, अर्चना ही गिवन है। बिल्कुल ठीक है जी। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किरण एंड वन हुज एज इज 48। चलो जी, किरण और 48 उम्र वाले एज के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। हिंट के तौर पे हमने इसको लिख लिया है। ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बिंदु एंड किरण इज 5 ईयर। बिंदु और किरण की एज जो है वो भाई, उसका डिफरेंस जो है वो 5 साल है। तो इनकी एज क्या क्या हो सकती है? सामने 5 साल का जो फर्क है वो किस किस के बीच में आ सकता है? 12 और 17 के बीच, 17 और 22 के बीच, बाकी किसी के बीच नहीं आएगा। यानी इन दोनों की एज जो है वो तीन में से कोई दो एज होंगी। 12 है, 17 है, 22। चलो जी, आगे बात करते हैं। द डिफरेंस, ठीक है जी। द वन हु इज 10 ईयर ओल्डर देन मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। मेघना के थर्ड राइट पहला, दूसरा, तीसरे राइट पे कौन बैठा है? वो व्यक्ति बैठा है जिसकी मेघना से 10 साल बड़ी एज है। ठीक है जी। मेघना के थर्ड राइट में वो बैठा है जिसकी उम्र मेघना से 10 साल बड़ी है। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ, ठीक है जी, ठीक है। राजन एंड धीरज आर सिटिंग टुगेदर एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। चलो जी, इतना पता है। राजन धीरज दोनों के दोनों साथ में है, कोई सा एक एंड पर बैठा, एक जो है वो किसी न किसी एक एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है जी। धीरज इज 9 ईयर ओल्डर देन सुमन। धीरज धीरज जो है भाई साहब वो सुमन से 9 साल बड़ा है। ठीक है जी। डाटा देखो, 9 साल बड़े वाली कहानी कहाँ कहाँ होगी? 9 साल बड़े वाली कहानी जो है वो होगी अपने पास 22 और 31 में। ठीक है जी। चलो, तो धीरज की एज हो गई 31, इसकी एज होगी भाई साहब 22, सुमन की एज 22। तो 22 साल वाला कौन है भाई? सुमन। 22 साल वाला कौन है भाई? सुमन हो गया। ठीक है जी। धीरज की एज जो है वो 31 हो गई। ठीक है जी। अच्छा, हमने इधर देखा कि अब 22 हट चुका है, 22 किसकी आ गई? सुमन की आ गई। तो इसका मतलब 22 जो है वो इधर नहीं होगा। तो इसका मतलब अब जब 22 इधर नहीं है तो फिर इधर क्या बच गया?
बिंदु और किरण की किसी न किसी एक की एज जो है वो 12 साल है और एक की एज 17 साल है। ठीक है जी। अर्चना इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ किरण एंड तिलक। अर्चना जो है किरण और तिलक के बीच में बैठी हुई है। ये किरण, ये तिलक, या फिर ये किरण, ये तिलक। ठीक है जी, कहीं पर भी बैठी हो, हमें क्या मतलब। इसकी बात करें, ये किरण है, एक तरफ तिलक है जी। एक तरफ किरण होगा, एक तरफ तिलक होगा जी। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। किरण इज नॉट 12 ईयर ओल्ड। किरण जो है वो 12 साल की नहीं है। इस बात का मतलब कंफर्म है कि किरण जो है वो 17 साल की होगी। तो चलो, किरण को 17 साल का बनाना है। तो अब इसको डाटा को हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं क्या। किरण, किरण जो है भाई साहब वो 17 साल की हो गई, और बिंदु जो है भाई साहब वो 12 साल की हो चुकी है। ठीक है जी। तो अब हमें इसको बैठाना ही पड़ेगा। चलो जी, दो पॉसिबिलिटी बन गई, दो पॉसिबिलिटी और बनेंगी। ठीक है जी। चलो, एक साइड किरण, एक साइड तिलक। किरण की एज कितनी मान लें भाई साहब, 17 दे रखी है। अ, तिलक का भी हमें पता नहीं है। ठीक है जी। किरण की एज, चलो जी, ये कितना था भाई, ये किरण था। किरण की एज 17 है। तो अगर 17 है तो फिर 10 साल बड़ी होनी चाहिए। यानी कि 17 के बाद या तो 10 साल बड़ा 27 हो, या फिर 10 साल छोटा हो 7 हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इधर फिर किरण नहीं आ सकती। तो इसका मतलब किरण जो है, इधर हो गया तिलक। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की बात है। हो सकता है दो के दो लोग इधर बैठे हों, या हो सकता है दो के दो लोग इधर बैठे हों। अभी इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी बात करें, 1 2 3 4 5, 5 लोगों की बात है। दो लोग इधर हो सकते हैं, या दो लोग इधर हो सकते हैं। एक जो है वो कहीं पर भी हो, यानी कि 3 लोग जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन इनके बीच में नहीं हो सकते वो कभी भी। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि ये दोनों के दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब ये 31, इसकी एज 31 दे रखी है। ठीक है जी। सुमन की 22 हो गई, उसकी एज 31 हो गई। तो इस पे तो हम लोग काम कर ही चुके हैं, तो अब इसको तो हटा देते हैं फिलहाल के लिए। शायद हमें एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो किरण की एज कितनी थी, किरण की एज दे रखी थी भाई साहब 17 है। अरे चल जा भाई, 1 मिनट का वेट करे बेटा। कुछ चीजें जो हैं, टेक्निकल दिक्कत आ ही जाती हैं। आई होप कि आप लोग जो चीजें जो हैं वो देख पा रहे होंगे फिलहाल। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल ही रहा है। बस पीडीएफ फाइल में ही थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। चलो जी, किरण की एज कितनी आ गई भाई साहब, 17 आ गई। किरण की एज, और किरण और एक के बीच में 48, तो इसका मतलब अगर तिलक 48 आ गया, ठीक है जी, तो इसका मतलब एक इधर आ गया। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो मैं कह रहा था ना कि बनेगा एक और। तो ये 1 2 3, ये एक, ये एक, ये किरण, और एक ये किरण। किरण की एज 17 है। इसकी एज हो जाएगी भाई 48। और ये आ गया ए, ये आ गया टी, ये आ गया सुमन का जी 22, ये आ गया मेघना का एम। ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं क्या कुछ है। किरण, क्वेश्चन तो खैर पूरा हो ही चुका। चलो जी, अब बात करते हैं। मेन क्वेश्चन की बातें रहती हैं किरण। मेन क्वेश्चन जो था वही वो पिछली स्लाइड पे है। चलो एक बार डाटा को फिल कर लेते हैं फटाफट, क्या कुछ रहता है। ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक लाइन और रहती है, मेघना इज, नहीं नहीं नहीं, मेघना 10 साल बड़ी है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन हमने कर ली है। किरण, 1 मिनट दोबारा से देखते हैं। अर्चना इज सिटिंग टू द थर्ड टू द राइट ऑफ 22 साल, 22 साल वाली बात हमने बिल्कुल कर ली। अ, मेघना इज एंड 22 ईयर ओल्ड सिटिंग टुगेदर, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन कर ली। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन किरण एंड वन, ये लाइन हमने कर ली। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बिंदु एंड किरण इज 5 साल। 5 साल का है भाई बिंदु और किरण में। ठीक है जी। बिंदु और किरण में 5 साल का है। तो बिंदु को कहाँ बैठाएं, कहीं पर भी बैठा दें, इधर बैठा लो या इधर बैठा लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर अपना क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन में ही कुछ बातें होंगी। देखो जी, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कहता है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। मेघना के थर्ड राइट में क्या है। चलो जी, मेघना के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है। तीन संभावना बन गई। मेघना का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, कौन है भाई, तिलक। मेघना, मेघना का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरे राइट पे कौन है, तिलक। मेघना का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरे राइट पे कौन है, तिलक। तीनों ही संभावनाओं में आंसर कितना आया, आंसर आ गया भाई साहब तिलक। तो तिलक ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि मैं ना, हमने डाटा देखो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये क्यों नहीं माना, कंप्लीट क्यों नहीं किया। देखो अब क्या होगा। इस संभावनाओं में ना, मैं इधर मेघना है, ठीक है जी, आर और डी को मैं दोनों को इधर बैठा लूं और एक व्यक्ति को इधर बैठा दूं, यानी तीनों ही व्यक्तियों को पीछे बैठा दूं, वो मेरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया।
तीनों व्यक्तियों को सामने बैठा दूं, वो मेरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो कहीं पर भी बैठा सकता हूँ। अच्छा, इसकी मैं बात करूं, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोग हैं। दो दो व्यक्तियों को यानी कि आर और डी को पीछे बैठा दूं, आर और डी को सामने बैठा दूं, वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है भाई। ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है जी, आर और डी में से कोई एक कोने पे बैठा है, दोनों के दोनों साथ बैठे होंगे। अच्छा, डी की एज दे रखी है, इसका मतलब ये डी है, डी की एज 31 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया आर। ठीक है भाई। ठीक है जी। अच्छा, मेघना की एज क्या थी, उसके जो पहला दूसरा तीसरे में जो है, उसके उससे 10 साल छोटी या बड़ी की बात करता है, वो कुछ ना कुछ बड़ी की बात करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अगर भाई साहब 38 होगा तभी ये 28 हो सकता है। तो एज तो यहाँ पर भी आ गई, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ठीक है जी। अच्छा, मेघना और इसकी 48 है, तो इसकी मेघना कितनी होगी, इसकी हो जाएगी भाई 38, क्योंकि उसने 10 साल का फर्क क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है जी। तो वो हो गया भाई। ये देखो, ये लिखा हुआ, द वन हु इज 10 ईयर ओल्डर देन मेघा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मेघना, मेघना के राइट में है। ठीक है। अगर 10 साल बड़ा है, 38 है तो इसकी 48 हो गई, 28 है तो इसकी 38 हो गई, वो हो गया। तो इसका मतलब फिर ये क्या आ गया, ये आ गई बिंदु। बिंदु की एज क्या है, वो नहीं पता। अर्चना की एज हमें क्या निकाल सकते हैं क्या, अर्चना इस 12 ईयर ओल्डर देन धीरज, बिल्कुल निकाल सकते हैं, धीरज से 12 साल छोटी है। 31 की है, तो इसका मतलब अर्चना कितने की हो गई, 19 की। अर्चना 19 हो गया, अर्चना 19 हो गया, अर्चना 19 हो गया। हर जगह अर्चना 19 हो गया। एक जो व्यक्ति बचता है वो फिर इधर आ जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें ना हमसे पूछी ही नहीं गई है, क्वेश्चन आधा अधूरा है ये। लेकिन जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो मुश्किल था, लेकिन आधा अधूरा ही आंसर करते आंसर आ जाता। लेकिन बहुत से बच्चों ने भाई एग्जाम में छोड़ा था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्वेश्चन होना कैसे है। पूरा पूरा बनाने में लगे रहे, समय खराब होता है, इससे अच्छा छोड़ दिया क्वेश्चन को। और ठीक भी है भाई, जब हमें चीजों का नहीं पता तो हम चीजों को छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन के लिए हम समय खराब गए तो क्या फायदा फिर, ठीक है ना। हालांकि बैंकिंग के अगर केस में होता ये, तो इसी क्वेश्चन पर आधारित 3 क्वेश्चन थे, तो वहां पे समय होता, तो वहां पे हम लोग कर सकते थे इसको। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 8 फ्रेंड है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। ठीक है जी, 8 फ्रेंड में बहुत बार बता चुका हूं कि ये डायरेक्शन वाली बात ही कर देगा। चलो जी, क्लॉकवाइज एंटी, अच्छा अब की बार क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं बच्चे। क्लॉकवाइज का मैं करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल इफ टी इज सिटिंग इन द वेस्ट, टी जो है वेस्ट में बैठा हुआ है। लो जी, टी कहाँ पे आ गया भाई, टी आ गया अपने पास वेस्ट में। अब टी के जो बाद वाले बंदे हैं, उनको बैठाना तो है, लेकिन हम लोग बैठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में। टी के बाद इधर एंटी क्लॉकवाइज, भाई एंटी क्लॉकवाइज यही होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चे, ये वाला ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। टी, ये यू आएगा, ये वी आएगा, ये डब्ल्यू आएगा। अच्छा, जो इसके इस तरफ चले गए उसको क्लॉकवाइज बैठा दो। टी से पहले क्या है, एस है, एस से पहले है आर, आर से पहले हो गया क्यू, क्यू से पहले हो गया पी। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा है, हु इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, पी का। अच्छा, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है जी। पी, पी के थर्ड लेफ्ट पे ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, तीसरे लेफ्ट पे कौन बैठा है, यू बैठा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन की भी ज्ञान हो गया यहाँ पे भाई, डायरेक्शन का भी ज्ञान हो गया, और हमें ज्ञान हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का भी। तो एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो खैर इसका हिंदी भी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैलेंडर से लिखा हुआ है। मैंने जानबूझ के डाला है इस कैलेंडर को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, एसएससी की बात है, क्या पता कब क्या पूछ ले। अब सिलेबस में है तो कुछ पूछ भी सकता है। तो ऐसा ना हो कि हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मॉक टेस्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन को डालूंगा, क्योंकि ये फिर काम के है नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि कैलेंडर उतना काम का नहीं रहा एसएससी के रिगार्डिंग। ठीक है जी। हाँ, यदि आप लोग भाई एमटीएस और उसकी बात करते हैं, क्या नाम है, जीडी की, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, तो शायद वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो छोटे एग्जाम है, वहां पर वो एग्जामिनर गड़बड़ कर ही सकता है। ठीक है। लेकिन सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस में तो इसका बहुत कम रोल हो चुका है भाई। चलो जी, आगे बात करते हैं। 15 अगस्त 2021 को बताना है क्या होगा, मेरे को नहीं पता भाई क्या होगा। 15 अगस्त 2021 को बताना है क्या होगा, मेरे को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मेरे को आज की तारीख पता है भाई, आज की तारीख कितनी हो गई, आज की तारीख हो गई भाई साहब 17 मई 2023। आज का मेरे को दिन पता है, आज का दिन हो गया भाई वेडनेसडे। ठीक है जी। आज के दिन से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करें, अरे भाई एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, दिन भी लिखा होगा, तारीख भी लिखी होगी, उस दिन से कंपेयर कर लेना, आंसर सेम आएगा। और ऐसे केस में आंसर सेम आता है, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा सच होगा ही होगा। ठीक है जी। अब आगे बात करें क्या होगा।
भाई मेरे को पता है मई में मैं कैसे निकालता हूँ इसको, देखो मैं निकालता हूँ सिर्फ और सिर्फ कोड वर्ड से नहीं भाई, सिर्फ रिमेनिंग डेज से। ठीक है जी। मैंने देखा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया भाई साहब इसको अलग सोल्व कर लो, इस वाले पार्ट को अलग सोल्व कर लो। मैंने पढ़ाई आप लोगों को तीन टाइप, तो ये तीसरा टाइप है। पहला टाइप जमा दूसरा टाइप इज इक्वल्स टू तीसरा टाइप। चलो जी, हमने देखा 15 मई से अगस्त आगे की तरफ जा रहे हैं महीनों में, तो चलो जी आगे चले जाएंगे। मई में होते हैं 31 दिन, 17 चले गए तो कितना बचेगा 14। 14 का मतलब क्या हो गया जीरो, यानी कि कुछ और दिन तो बचा नहीं, लिखने का चाहे तो लिख लो, चलो भाई 14 हो गया। मई जून में कितने होंगे, जून में होंगे दो दिन, होते हैं 30, 28 पूरे चले गए, बाकी बचेंगे दो और दिन। ठीक है जी, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई में बचेंगे भाई साहब तीन, और अगस्त की जो तारीख दे रखी है वो तारीख हमें लिखनी होगी। ठीक है जी, 14 खत्म हो गया, 15, और ये कितना हो गया भाई साहब 20 हो गया ये, ठीक है ना। अगर 21 होता तो पूरा चला जाता था, यानी कि 21 का मतलब क्या हो गया 6। अच्छा आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब प्लस का 6 हो गया। ठीक है जी, इसकी बात करें हम क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं। ठीक है जी, 23 और इसमें कितना हो गया, दो, दो का फर्क हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा दो का फर्क हो गया, पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी कि माइनस का होगा। क्या इस सालों के बीच कोई लीप ईयर आया है, नहीं आया, तो +6 -2 आंसर क्या बन गया भाई, प्लस का 4 बन गया। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये पहला टाइप है ये दूसरा टाइप है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो तीसरा टाइप बनता है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने देखा प्लस का 6 जोड़ा, माइनस का 2 जोड़ा, तो अपने पास क्या बच गया, प्लस का 4 बच गया भाई। प्लस का 4 वेनसडे में +4 कर देंगे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आंसर क्या आ गया अपने पास, संडे। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी काम खत्म। आगे बात करते हैं। आगे देखो भाई, ऐसा एग्जामिनर करता है, ऐसा देखा गया है, पिछले 3 साल में 43 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जब रीजनिंग में ही मैथ का एक सवाल डाल दिया हो, एज का डाल दिया हो, या भाई प्रॉफिट लॉस का डाल दिया हो, डिस्काउंट का डाल दिया हो, एक परसेंटेज का एक छोटा सा सवाल डाल दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भाई देखे गए हैं, तो हमें करना पड़ेगा। अब मैथ अच्छा है तो कर लोगे, ठीक है ना, अदरवाइज ये आपको कराना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको चाहूँ कराने के लिए या छोड़ दूं तो फिलहाल करा ही देते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है, जहां इतना समय लगा वहां 2 मिनट 3 मिनट और सही। ए इज 25 ईयर यंगर देन बी, बी से छोटा है। ए की एज क्या होगी भाई साहब, बी की एज -25 साल। ठीक है जी, द एज ऑफ बी वुड बी डबल एट द एज ऑफ सी आफ्टर 15 साल। ठीक है जी, द करंट एज ऑफ बी इज 3 टाइम्स द करंट एज ऑफ सी। बी की अभी की जो एज है वो कितनी है, सी की जो एज है उसका 3 गुना, तो सी की एज मान लो सी ही है, उसका 3 गुना। ठीक है जी, यानी कि 3C। अच्छा बी के बारे में एक और कहता है, द एज ऑफ बी वुड बी डबल एट द एज ऑफ सी आफ्टर 15 साल। 15 साल के बाद, यानी आज बी की एज कितनी है भाई साहब, 3C। 15 साल के बाद यानी कि इस एज में 15 साल जोड़ दिए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल द एज ऑफ सी। सी की जो एज होगी, ठीक है ना, सी की एज का डबल हो जाएगा। तो सी की एज कितनी है, आज है सी, ठीक है, 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी, C + 15। सी की आज एज कितनी है, सी, हमने देखो यहाँ पे सी मानना है तो है, ठीक है, चलो लिख लो सी की आज की एज कितनी है, सी। तो सी की 15 साल की एज का दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये बात कहता है क्वेश्चन। ठीक है जी, अब बड़ा आसान हो गया, छोटी सी इक्वेशन है, सोल्व कर लो। क्या भाई, 3C + 15 इज इक्वल टू, ये आ गया 2C प्लस, ये आ गया 30 आ गया, ये इधर जाएगा तो बचेगा सी, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, बचेगा 15। सी की एज आ गई 15 है, तो बी की एज, सी की एज कितनी है 15 है, बी की एज कितनी हो गई 45, और ए की एज कितनी हो जाएगी, बी की एज में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 20। तो 20 अपना राइट आंसर हो जाएगा। लो जी 20 अपना राइट आंसर हो चुका है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना अरेंज करना है। अब अरेंज करें तो करें कैसे, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और भाई टेलीग्राम यूज करते हैं, स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन मेल यूज नहीं करता कोई बच्चा। अब फंस गए कि मेल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि मेल आईडी है सबकी, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कैसे यूज करेंगे भाई। अच्छा उसका पता नहीं है कैसे यूज करेंगे, चलो ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं भाई, नहीं पता तो। ठीक है, कैसे, सबसे पहले इन सभी में से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं। 3 वाला काम मिला भाई साहब, एक ऑप्शन खत्म हो गया, 3 वाला। ठीक है जी, सबसे आखिरी में क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे आखिरी में सेंड द मेल कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा छठा नंबर होना चाहिए। सबसे आखिरी में 6 नंबर होना चाहिए, लो जी 6 नंबर सबसे आखिरी में।
बन गया ना, 2 सेकंड का सवाल ही है। अगर नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले एक, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले एक नहीं, पहले करेंगे 3 नंबर। पहले 3 नंबर को फॉलो करेंगे। 3 के बाद क्या कर रहे होंगे भाई हम लोग? 3 के बाद हमें स्टार्ट कंप्यूटर करना होगा। ओपन ईमेल अकाउंट, अपना ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। अब देखो, कंपोज करोगे ईमेल को या ईमेल एड्रेस डालोगे? ठीक है ना? तो क्या करेंगे, ईमेल को लिखेंगे, पहले लिखते हैं, उसके बाद वहां पे जाते हैं कि हमें किसको भेजना है। फिर वो सीसी बनता है, बीसीसी बनता है, यानी कि कार्बन कॉपी बनता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बनता है। तो वो फिर बाद की बातें होती है कि हम किसको भेज रहे हैं। हालांकि आप उसको डाल सकते हो कि पहले हमें उसको भेजना, बाद में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें, वो अपने ऑप्शन पर नहीं है भाई, तो नहीं है तो फिर क्यों करेंगे? लेकिन हाँ, वो काम कर सकते हैं, हम लोग एक्चुअल में करते भी हैं। ठीक है जी। आगे हमने देखा, अब क्या करेंगे? कंपोज हो गया। खैर आगे तो कर कर ही लोगे तुम लोग। एंटर ईमेल एड्रेस हो गया, क्या नाम है ये ईमेल अकाउंट को, सर कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ईमेल ओपन हुआ, हमने उसके बाद कंपोज करा, फिर एंड इस पे कंटेंट को राइट किया, एंटर ईमेल एड्रेस करा, सेंड कर दिया। ठीक है ना? तो ये अपना तरीका जो है वो फॉलो हो जाएगा। चलो जी, काम खत्म हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सामने देख पा रहे हैं। फिगर एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेकिन आसान डाल दिया मैंने। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन आसान भी कर लो भाई, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल मुश्किल करेंगे, कुछ आसान भी कर लो। चलो जी, आसान क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली चीज जो दिखी तुम लोगों को, वो एक चीज दिखी। कौन सी भाई? चलो जी, यहां से यहां ये अगले उसमें चला गया, फिर आगे से वो नीचे आ गया, नीचे से फिर इधर आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा गलत, ये ऑप्शन मेरा गलत। बच गए दो। दो में से किसको चेक करें? बाकी सभी की रोटेशन देखी तो सेम है भाई। चलो जी, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या होगा, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। एक चीज देखने को मिली, ये बाहर देखो क्या हो रहा है भाई। ये जो बॉक्स है ये स्केयर बना हुआ है, अगले में पेंटागन हो गया, अगले में ऐसा जिसमें 6 साइड हो गई। ये एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच और 6 साइड। तो अगले में कितना होगा? 7 साइड होगी। अब 7 साइड है तो साइड सिर्फ इसी में है, इसमें तो साइड है ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल स्पेरिकल टाइप का हो गया, स्पेरिकल नहीं, वो क्या नाम है, ओवल टाइप का हो गया ये। ठीक है ना? तो इसमें तो ओवल टाइप हो गया, तो ये तो मेरा आंसर ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा भाई, वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलूं आगे? पक्का? आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। हालांकि थोड़ा सा आसान डाल दिया, लेकिन कर सकते थे आप लोग। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं होगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट। चलो जी, ये बताना है कि स्टार उटार की जगह पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन सामने लिखे गए हैं। चलो जी, हमने देखा कि भाई किसी ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो उठा के देख ही लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं, और तो क्या होगा। हमने पहला ऑप्शन उठा लिया, तो हमने देखा 120 डिवाइड बाई 42 होगा। ठीक है जी, और इधर इजिकल्स टू आ जाएगा 48 into 2। लेकिन 120 को 42 के साथ डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा तो एग्जैक्ट इजिकल्स टू के बाद एग्जैक्ट नहीं आ सकता, तो पहले को मेरा आंसर नहीं होगा। अगले की बात करी, अगले में देखा तो अगले ने भी यही कर दिया कि 120 डिवाइड बाय 42 कर दिया, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आगे है 240 डिवाइड बाय 48, 8 पंजे 40। आई थिंक ये 5 पर हो जाएगा शायद। 48 गुना 5 करेंगे तो 0 4, 5 चौक 20, 4 24, बिल्कुल ठीक है, ये 5 पर चला गया। तो ये बन गया भाई साहब, अच्छा अगले दोनों में ना देखो बेटा सेम जगह पर ये है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा लिख लेते हैं। कैसे? ये बन गया भाई 5। अच्छा आगे हमने देखा 5 - 2 करेंगे तो बनेगा 3, जबकि इसको करेंगे 5 गुना 2 कर दिया तो जो कि बन जाएगा अपने पास 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 88 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 120 - 42 प्लस 10। 120 में से 42 गया तो कितना बचेगा? ये 120 में से 32 माइनस कर दो भाई। 120 में से 32 माइनस कर देंगे 8, और इधर बचेगा 11 में से 3 के 8, 88, बिल्कुल ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी ही मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। ठीक है, हालांकि अगर रफली से आइडिया से पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एग्जैक्ट था, लेकिन अगले में भी डिवाइड एग्जैक्ट था, तो थोड़ा सा हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा कैसे करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई आप लोगों को, कि हमें ना देखो सी को चेक किया, अब सी मेरा आंसर है तो आ गया आंखों के सामने। अगर सी भी गलत हो जाता ना, तो मैं सी को छोड़कर डी को टिक कर देता, मैं डी को चेक नहीं करता कभी। ठीक है, ये भाई एक स्मार्ट अप्रोच थी। चलो जी, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं तो हो जाना चाहिए था आप लोगों से। चलो जी, रोटेशन सेम होनी चाहिए थी भाई, फोल्ड करेंगे तो रोटेशन सेम होनी चाहिए थी। ठीक है जी, इसका मतलब ये क्या है? डॉलर एट द रेट, सॉरी, डॉलर
एंड एट द रेट, क्या है, या फिर ऐसे मान लो डॉलर एट द रेट एंड, डॉलर एट द रेट एंड क्लॉकवाइज, डॉलर एट द रेट और ये एंड क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है जी। डॉलर एट द रेट क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। डॉलर एट द रेट नहीं है, डॉलर एट द रेट है, एट द रेट एंड क्लॉकवाइज। अरे नहीं भाई, कहीं पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ कर दी मैंने कहीं ना कहीं। चलो जी, छोटा सा देखते हैं इसको एक बार। देखो क्या है, आ, ये दोनों साथ में है इधर, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो क्या है, अपोजिट बना दिया इसने, अपोजिट बना दिया। डॉलर के अपोजिट एंड जो है वो नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पे कुछ का पता लगा सकते हैं क्या, अ, ये यहाँ पे आंसर का पता नहीं लगा सकते। डॉलर एंड, सॉरी डॉलर एट द रेट एंड, डॉलर एट द रेट एंड, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये तो नहीं बन सकता भाई। डॉलर एट द रेट, डॉलर एट द रेट और एंड कहाँ गया, अच्छा इसने भी अपोजिट बना दिया, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। डॉलर एट द रेट हैज, डॉलर एट द रेट एंड, डॉलर एट द रेट एंड, डॉलर एट द रेट एंड, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा इसमें ना बोलने में कंफ्यूजन हो गई, इसलिए थोड़ा समय लगा। बाकी तो एक और क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकंड्स का ही था, लेकिन और ऐसा क्वेश्चन खैर मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोगों से सेम ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिलता जुलता सा मैं करा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ये एंड और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, उस वजह से थोड़ा सा समय लगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो थी रोटेशन जो थी वो उल्टी थी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडेड फिगर बताना है, बस ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे छिपा हुआ नहीं है। अब वो कैसे पता लगाएंगे वो हम लोग देखेंगे। और जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, तो मैं पहली फिगर जो है ना वो तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये बनी हुई है। आप लोग थोड़ा सा कर्सर को देखें भाई, ऐसे फॉर्मेट में ना ये छोटी सी चीजें समझने में ही थोड़ी सी समस्या हो जाती है। देखो ये वाली जो फिगर है, ये पहली तो बन रही है, ठीक है। दूसरी की देखते हैं कि कौन सा छिपा हुआ नहीं है। दूसरी में बिल्कुल छिपा हुआ है भाई, देखो ये देखो आप लोग, ये जो फिगर बनेगी ये बने हुई है ना भाई, तो दूसरा भी बन रहा है। चलो जी आगे बात कर लेते हैं कौन सा होगा। अब इसकी बात करें क्या ये बनेगा, हम्म, ये नहीं बनेगा भाई। इसकी हाँ ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये वाला देखो भाइयों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी बन गया, ये वाला नहीं बन पाया। तो अपना ऑप्शन को, अपना राइट आंसर क्या होगा, अपना राइट आंसर तो भाई यही वाला होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हुआ कि कौन सा एमडेड नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, तो छिपा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। अब इसकी बात करें तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नोट से भी पढ़ेंगे, तो हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो रही हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, कैसे बनेगा। इधर सर्कल होगा, एक इधर सर्कल होगा, एक इधर सर्कल होगा, और ये जो है ये कुछ ट्रायंगल सा ऐसे होगा, एक ट्रायंगल सा कुछ ऐसे होगा। सेम फिगर इधर बन रही होगी, ये इसको पलटेंगे तो सेम फिगर नहीं है, इसको पलटेंगे तो भाई ये ट्रायंगल जो है वो अलग हो गए, इसको पलटेंगे तो बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये वाली जो चीजें हैं वो बदल गई हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पर समय खराब हम लोग नहीं कर सकते। ओड वन आउट बताना है कि ओड वन आउट कौन सा होगा। 16 - 3, ठीक है जी, 19 - 3, 10, जे, जे 10 पर ही होता है ना, EFGHIJK, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 पर ही है। 10 और 7, -3 यहाँ पर भी है, 7 और टी अपोजिट लिखा हुआ है भाई, तो ओड वन आउट में यही हो गया, अगले वाला तो हम लोग चेक नहीं करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, आप लोग उसको एक बार सोल्व करके देख सकते हैं। देखो जी क्या है, पेंटागन का मतलब हो गया भाई साहब क्लर्क। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि क्या आप इस कलर को
देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं भाई आप लोग। ठीक है जी। चलो, पेंटागन का मतलब हो गया क्लर्क, ट्रायंगल का मतलब हो गया भाई कॉफी लवर, और स्केयर का मतलब हो गया भाई सब कार ओनर। ठीक है जी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डी लेटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी लेटर ये रहा। अच्छा, डी लेटर पेंटागन वाले को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि क्लर्क को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लर्क है क्या कहीं पे? क्लर्क नहीं है। क्लर्क, क्लर्क ये रहा भाई। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो जी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्केयर। स्केयर का मतलब क्या हो गया भाई? एक मिनट, सर्कल भी तो रह गया ना। सर्कल का मतलब क्या है? सोशल वर्कर। सर्कल का मतलब क्या है भाई? सोशल वर्कर। ठीक है जी। तो सर्कल सोशल वर्कर होना चाहिए, वो सोशल वर्कर तीनों ही में लिखा हुआ है। ठीक है जी। स्केयर का मतलब क्या था? सर्कल का मतलब सोशल ओनर, स्केयर का मतलब है कार ओनर। कार ओनर होना चाहिए, कार ओनर। ऑप्शन नंबर डी में नहीं लिखा, इसमें कार ओनर है, कार ओनर है बिल्कुल। ठीक है जी। और ट्रायंगल का मतलब क्या है? ट्रायंगल का मतलब है कॉफी लवर। कॉफी लवर होना चाहिए, कॉफी लवर भी है, कॉफी लवर भी है बिल्कुल। ठीक है जी। आगे बात करें तो आगे क्या है? ओके, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर भी दोनों ही जगह लिखा हुआ है। तो फिर अलग क्या है? अच्छा, अदर अलग इसमें भी देखो बेटा, ये है, ये जो शब्द है ना आइदर, यहाँ पे आइदर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ एंड। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला सी। क्योंकि आइदर का मतलब है कि या तो वो कार ओनर है, अ, या फिर वो सोशल वर्कर है। लेकिन हमें ऐसा देखा कि डी पार्ट है जो कि कॉमन है और फिक्स है वो। तो फिक्स है तो उस केस में हम लोग आइदर का यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन भाई कैलकुलेशन पर आधारित है। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से देखो बेटा, क्या एक चीज आपको देखने पर यह पता चली होगी कि 12 6 0 26, सॉरी माइनस का 26, या फिर 13 0 1 माइनस का 29, सभी में अलग अलग हैं। तो दो कैलकुलेशन में कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा एक कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो इन्हीं पर आधारित है। चलो जी, बात कर लेते हैं क्या। चीजों को पलटेंगे, गुना के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर गुना, 3 और 9 को आपस में पलट रहे होंगे। चलो जी, तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, 3 और 9 को पलटेंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब इधर करेंगे गुना, तो 4 गुना करना होगा हमें, 3 को भी पलटेंगे तो यानी कि 9, तो यानी कि 4 गुना 3 बनेगा 36। सामने आ गया माइनस, तो माइनस आ गया। अब इधर करेंगे प्लस, 7 + 3, क्योंकि 9 के स्थान पर 3 आना चाहिए, तो 7 और 3 हो गया भाई 10, +10 माइनस 36, आंसर बन गया माइनस का 26। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट है। अब मैंने इसको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो मेरा राइट आंसर होगा ही होगा। और अगर नहीं है तो भाई कोई घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में गलती है, और गलती का क्वेश्चन जो है वो मार्क्स देके जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? क्यों? बैंकिंग में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां से मिलता जुलता सा एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है ना? अब इसकी बात करें कि क्वेश्चन क्या है। चलो जी, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े हो। हर फादर इज ओके, 4 शब्द 4 नंबर, 4 शब्द 4 नंबर, आगे भी 4 शब्द और 4 नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अब इसकी बात करें यहाँ पे क्या होगा। कुछ कॉमन चाहिए था, कॉमन मिल गया। इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, और ये रहा, और हाई आर्म इज इंजर ये रहा। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन हमने देखा कि तीन तीन कॉमन लिखा हुआ है। तो इज के लिए तीन कैसे बनेगा? इज के लिए दो होता तो मैं समझ जाता कि दो लेटर है तो दो, लेकिन तीन क्यों है? क्योंकि इज जो शुरू होगा वो किससे शुरू हो रहा है भाई? वो शुरू हो रहा है वोवल से। वोवल से शुरू होने वाले में +1 कर दिया गया है, तो दो नहीं तीन बनेंगे। जैसे कि ओके में कितने हैं? 4। तो ओके के लिए कोड क्या होगा? 4 ओ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ओके का कोड हो गया भाई साहब 5। इज का कोड हो गया दो नहीं 3। हर के लिए कोड क्या हो गया? हम्म, हर के लिए कोड है 1 2 3, तो तीन के लिए तीन ही आना चाहिए। तीन तो नहीं है भाई, यहाँ पे तो 6 है, तो ऐसा क्यों हो गया? कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या? कहीं पे गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है जी। आगे क्या होगा उसको देखते हैं एक बार। हर के लिए क्या है? नहीं 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 पता चला। अच्छा 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 अच्छा, हर में तो भाई एक चीज और भी कर सकते थे क्या? पहले और इसमें हर का कोड पता लगा लें, HER का कोड क्या होगा। तो इसमें कॉमन ही क्या मिला हमें? 5 इधर भी है, 5 तो कॉमन नहीं है, इधर 3 कॉमन मिला। अरे एक मिनट भाई, हर तो इधर है ना, तो हमें इसमें से और इसमें से कुछ फाइंड करना है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 8 कॉमन मिल गया। तो हर के लिए कॉमन हो गया 8, इस के लिए कॉमन हो गया 3, ओके के लिए कोड क्या होगा भाई? फादर के लिए
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाया था लेकिन टाइप गलत कर दिया क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ पर तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा, तब ये ना क्या कहूँ मैं कि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहा ये। तो इस का कोड हमें तीनों से पता लगेगा, तो इसके कोड के लिए क्या आ गया, इस जो है तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ एक नंबर है, वो है 3। हर का कोड कैसे पता चलेगा, हर का कोड पता चलेगा पहले, यानी कि इससे और आखिरी वाले में इससे कुछ कॉमन होना चाहिए। हर के लिए कॉमन मिला 8, जो कि दोनों ही जगह पर है। अच्छा, अब इसमें क्या बचा, फादर इधर है, फादर इधर है, तो फादर के लिए कोड क्या होगा, कुछ ऐसा नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो, और वो भी 5 के अलावा। तो 5 नहीं हमें इंक्लूड करना, इसके अलावा कॉमन क्या बचा। न- अरे एक मिनट, इसके कोड तो 3 था ना, तो 5 क्यों काट दिया भाई हमने, 5 थोड़ी कटेगा, 3 कटेगा। तो 3 को छोड़कर क्या कॉमन है, 3 को छोड़कर हमें कॉमन मिल गया भाई 5। जब 3 शब्दों का कोड पता लगा लिया, तो इसका मतलब फादर के लिए क्या बचा, फादर सॉरी सॉरी सॉरी, फादर नहीं, ओके के लिए कोड बच गया 6। तो ओके का कोड कितना हो गया, 6। क्वेश्चन में पूछा गया है ओके का कोड, तो ओके का कोड हो जाएगा 6। ये रहा। देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी बताया था ना, आप लोगों को समझा दिया था आधा कॉन्सेप्ट, उस पर कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उस पर क्वेश्चन करा दूंगा। कॉन्सेप्ट एक अच्छा सा बनाया था, लेकिन अब भाई वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से खैर वो क्वेश्चन नहीं लिख पाया, तो सॉरी फॉर दैट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे, तब इसको क्या ही कराना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। लोस्ट ड्रिंक्स के लिए कोड पूछा हुआ है, लोस्ट ड्रिंक के लिए कोड कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, लोस्ट ये रहा और ड्रिंक्स ये रहा, तो हम कोड का पता लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक ये रहा, ड्रिंक ये रहा, तो दोनों जगह पर ड्रिंक कॉमन है, तो हम यहाँ से ड्रिंक का कोड पता लगा सकते थे। ये रहा ड्रिंक, ये रहा ड्रिंक। अब इन दोनों की बात करें तो कॉमन क्या है, जुक कॉमन आ गया, JUK, जुक कॉमन है। और अब हमें पता चल गया कि जुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। लो भाई, पूरा भी यहाँ पे हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। मिसिंग नंबर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, मैं बताता हूँ गलती कैसे करोगे। देखो, सबसे खास बात क्या पता चली, एक चीज, छोटी सी कैलकुलेशन जो हर बच्चे ने की होगी, 7 गुना 8, सत्तू अठू 56, 56 गुना 2 करा तो आंसर आ गया 112 है, जमा 1 करा तो आंसर आ गया 113 है, 11 गुना 12 है, तो ये बनेगा 120, 132, 132 बनेगा क्या, बिल्कुल भाई 132 ही बनेगा। अरे हाँ 132 ही बनेगा। 132 को जब हम लोग 2 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर 264 आंसर हो रहा होगा, और उसमें क्या होगा, +1 कर रखा होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है शायद, क्योंकि क्वेश्चन चेक किया था तब ऐसा ही कुछ बन रहा था, तो ये 265 होना चाहिए था। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है भाई, फिलहाल के लिए ठीक है ना। देखेंगे क्या कुछ होगा। आगे हमने देखा कि क्या था, 14 और 9, 14 गुना 9 करेंगे तो 9 चौक 36, 6 3 4 3 12, 126 हो गया। 126 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 100 नहीं, 252 होगा, जमा 1 करेंगे तो 253 बनेगा। लेकिन 253 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से बच्चे को लगेगा कि यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक में वो क्या करता है, किसी भी ऑप्शन को टिक कर देता है, और उसको सोचता है कि उसमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। अब ये पूरे क्वेश्चन का मजा खराब हो गया यार, सिर्फ एक मेरी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलो देख के बताता हूँ कि लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा होगा। देखो, 4 का स्क्वायर कितना, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना है भाई, 49। 8 का कितना है, 64। दोनों का टोटल कितना बनेगा, 113 है। 11 का स्क्वायर है 121। 12 का स्क्वायर है 144। ये कितना बनेगा, 4 और 1 5। देखा, कहा था ना कि वही बनेगा, एक टाइपिंग मिस्टेक ने सारे क्वेश्चन का मूड खराब कर दिया यार। 4 और 2 हो गया 6, 1 और 1 हो गया 2, 256। ये बेटा ठीक कर लें इसको, ठीक है ना, मैं ही ठीक करता हूँ, तुम लोग तो क्या ठीक करोगे इसको यार। बस थोड़ा सा समय दे मेरे को एक बार इसको ठीक करने का। ये 256 नहीं, 265 था भाई ये। ये था भाई
65। अब बिल्कुल ठीक हो गया बेटा ये। ठीक है ना, एक अच्छे क्वेश्चन का पूरा सत्यानाश हो गया सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बात करता क्या था। 14 का स्केयर हो गया 196, 9 का स्केयर हो गया 81, 6 और एक 7, और ये हो गया 7 और ये आ गया 2, 277 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट काम करते थे यहाँ पे, कुल मिला के ये है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, और ये लगा भी भाई, कॉन्सेप्ट लगा भी। ले, लेकिन ये इस हिसाब से अपने आंसर देखने को नहीं मिला। आंसर देखने को नहीं मिला। बहुत से बच्चे को लगेगा कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी टिक कर दो आंसर नंबर मिल जाएगा। लेकिन भाई ध्यान रहे, जब भी ऐसे चैप्टर होंगे, कैलकुलेशन वाले चैप्टर होंगे, वहां पर एक से ज्यादा आंसर आ सकता है, जो कि अपनी कैलकुलेशन पर आधारित है। अब वो एग्जामिनर पर निर्भर है कि वो किस चीज को ठीक मान रहा होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा जो लॉजिक था वो ये था, क्यों? क्योंकि इस हिसाब से अपना ऑप्शन गिवन है, जबकि इस हिसाब से 253 वो कहीं पर भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन की वजह से आप लोग बदलें, ओ सॉरी, ऐसे क्वेश्चन से आप लोग बचें। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, एक अच्छे क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक ने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। कैसे? सबसे आसान चीज जो मेरे को यहाँ पे दिखी क्या, 13 गुना 2, आगे देखा -3। तो आगे क्या होगा भाई, या तो गुना 2 -3 होगा, गुना 2 किया तो 46 आ गया। लेकिन 46 आया, फिर -3 या -4 करूंगा, तो फिर वो इतनी बड़ी चीज नहीं लिखी गई। तो फिर आगे क्या है? मैंने देखा क्या कुछ सीरीज ऐसी होगी कि गुना 2 -3, क्या गुना 4 मिले मेरे को। गुना 4 करूंगा तो 4 × 3 = 12 है। 92 है कहीं पर, 92 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और जब 92 से मैं इधर करूंगा तो मैं -5 कर दूंगा, 92 -5 करूंगा 87 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है भाई वो 92 ही आ जाएगा। तो 46 लिखा हुआ है, लेकिन आगे की भी चीज को भी चेक करें, 46 एक गलत ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। ऐसी गलतियों से एग्जाम में बचें भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले करा चुका हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन, तो अ, अगर आपने मुझसे पढ़ा है कहीं ना कहीं से तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन करा चुका हूँ तो आप लोग काम चला लेंगे। चलो कैसे, सबसे पहले ई से एच +3, आगे देखा +3, तो इसका मतलब कहानी यहाँ पर भी +3 होगी। 8 और 3 11, 11 का मतलब के, दो ऑप्शन खत्म, बाकी बचे दो। ठीक है जी। वी से के आ गया, वी से के कब आएगा भाई? नहीं पता। अच्छा, ओ से डी निकाल लोगे? ओ से डी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन के से क्या निकालोगे भाई? के से टी, +9 आ गया। और के से जेड, 26 - 11, है ना। 26 से जब 11 माइनस करेंगे, 5 × 1 = 15 बच गया। ठीक है। और इसको इधर चेक करेंगे तो कितना बनेगा? 15। ओ का स्थान हो गया भाई 15, और डी की दूसरी वैल्यू क्या होती है? 30 होती है, यानी कि यहाँ पर भी कितने का फर्क आ गया? 15 का फर्क आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फर्क चल रहा है ना, वो 15 15 का फर्क है, तो आगे भी कितने का होगा? 15 का फर्क होगा। 11 + 15 26, यानी कि जेड वाला ही मेरा राइट आंसर होगा। नो वाले के केस में नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो जी। तो यहाँ पर क्या था, शुरू वाले में +3 है, आखिरी वाले में जो लॉजिक है प्लस का 15 है, उसी के आधार पर आंसर आ गया है। बीच वाले हमने चेक नहीं किए, लेकिन चेक करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो भाई बनेगा ही बनेगा। ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आप लोगों को से एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसको देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पतला बना हुआ है क्वेश्चन, यानी कि थिकनेस नहीं है उतनी, लेकिन ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। चलो, मेरे को नहीं पता भाई इसमें कितने होंगे, लेकिन इसमें पता है मेरे को कितने होंगे। इससे इनमें नहीं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई। इसमें कित यार कहाँ है भाई, ये पता नहीं क्यों इतना ऐसा बन रहा है। ठीक है। आई होप कि अब मैंने थोड़ा सीधा बनाया है भाई ये। इसमें कितने होते हैं वो मेरे को पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये, दो ये बड़े वाले, ये एक, ये दूसरा भाई, तो दो ये, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, जो कि मैं करा चुका हूँ। सेम ये अंदर वाला स्टार वही है, बस बाहर की चीजें थोड़ी सी बदली गई है। अच्छा, बाहर क्या बदला, एक ये नई लाइन लगा दी, यानी कि अंदर वाली की बात में ये थोड़ा सा ना इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं भाई एक बार। देखो क्या है, एक तो ये बनेगा। बेटा थोड़ा सा ना समय लग रहा है चीजों में, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेट ही ऐसा है पेन टैबलेट का। देखो इसमें कितने बनेंगे भाई अपने पास? 8 बनेंगे, तो 8 से तो बड़ा ही आंसर है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद है ना हमने देखो ये लाइन एक एक्स्ट्रा लगा दी। इस एक लाइन लगाने की वजह से कितने नए ट्रायंगल बनेंगे? सिर्फ एक नया बनेगा। और इधर इधर भी हमने एक लगा दी लाइन, तो इधर भी एक लगाने से क्या बनेगा? सिर्फ एक बनेगा। तो 8 ये, 2 ये, तो कितने हो गए?
8 + 2 10 हो गए, ठीक है जी। अब मैंने देखा कि जैसे ही मैं इधर ये वाली लाइन को कंप्लीट करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा। हम्म, देखो जी, मैंने एक लाइन इधर लगा दी, जैसे ही मैंने इस एक लाइन लगाई तो नए कितने ट्रायंगल बने। एक तो ये खुद बनेगा। अच्छा, एक बनेगा भाई साहब इसके साथ, ये वाला। क्या आप देख पा रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल देख पाए ना भाई। ठीक है जी। अच्छा, एक कौन सा बन रहा हुआ, दो बन गए, तीसरा इसके साथ बनेगा भाई ये। तीसरा इसके साथ बनेगा, तो तीन इधर से आ गए। तो तीन इधर से हैं तो सेम ये लाइन जो है वो तीन वो दे रही होगी। तीन और तीन कितना हो गया, छह। 8 × 2 = 10, 6 16। तो 16 जो है वो मेरा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो अपने पास बड़े अच्छे से क्वेश्चन होने वाले हैं कुछ इस तरीके के, क्योंकि अब की बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा सा एक बार आप लोग ना क्या करें, हिंदी देख ले पहले इसकी। ये रही हिंदी। इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन दिखा चुका हूं। अब क्वेश्चन को एक बार बेटा फिर से हम लोग इंग्लिश में ही करते हैं सोल्व। चलो जी, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कहता है, वन डे क्रिकेट मैच इन, सॉरी सॉरी, वन डे नहीं, इन ए वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय ए टीम वर 200, आउट ऑफ दिस 160 वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 जो है वो स्पिनर्स ने बनाए हैं, ठीक है जी। कंक्लूजन क्या कहता है, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। क्या क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं, 11 को मारो गोली, 10 मान लो भाई, 10 मान लो, क्या है, 10, ठीक है। 10 में से स्पिनर ने बनाए हैं 160, मान के चलो 10 में से दो स्पिनर हैं, 10 में से 5 स्पिनर हो गए। तो इन 5 स्पिनर ने क्या बनाए हैं, 160 रन बनाए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि 80% ने बनाए हैं? ये तो भाई 50% स्पिनर हो गए। मान के चलें 10 में से 8 स्पिनर हैं और दो बैट्समैन हैं, तो सारे के सारे जो रन हैं वो इन्होंने बनाए हैं, 8 लोगों ने। तो क्या हम कह सकते हैं कि 80% स्पिनर हैं? नहीं कह सकते ना भाई, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है वो चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कंक्लूजन मेरा गलत है, क्योंकि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती। क्या 80% ऑफ द टोटल रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टीम की बात करता है। जबकि टीम का हमें पता ही नहीं कि उसमें कितने बॉलर हैं, कितने स्पिनर हैं, कितने बैट्समैन हैं, कितने ऑलराउंडर हैं, वो नहीं पता, तो ये मेरा गलत हो गया। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, द ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर है क्या? अरे ओपनिंग बैट्समैन का तो जिक्र ही नहीं है भाई कहीं पर। जब जिक्र नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर है? हो सकता है ओपनिंग बैट्समैन ऑलराउंडर हो सकता है ओपनिंग बैट्समैन फास्ट बॉलर भी हो सकता है ओपनिंग बैट्समैन सिर्फ बैट्समैन हो। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत होंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, वो ऊपर की लैंग्वेज लिखता तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता, फिर कुछ करने लायक नहीं बचता, वो हटा दिया है। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, वो मैं बता चुका हूँ। बाकी आप लोग जो है वो समझ सकते थे ऑप्शन की हेल्प से। इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न, राहुल का जन्म जो है कब हुआ है, निकालना है। राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर, राहुल अब जो है अपनी माता से 25 साल छोटा है। माता 50 की है तो राहुल 25 का हो गया, ठीक है। लेकिन माता की एज नहीं पता, तो हम ये नहीं निकाल सकते कि राहुल का जन्म जो है कब हुआ होगा। पहले से मेरा आंसर नहीं आया। राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964, उसका भाई जो है, उसका ब्रदर जो है वो 1964 में हुआ है। इज 35 ईयर यंगर टू हिज मदर, वो अपनी माता से 35 साल छोटा है। तो राहुल का जन्म कब हुआ, क्या निकाल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हाँ, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से उसकी माता का जन्म कब हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कब? इसका मतलब इसमें से 35 में घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, 5 में से 14 में से 4 5 गया तो ये बनेगा 9, और ये बच गया था भाई 5, 5 में से गया 2, 29। 1929 में उसकी माता का जन्म है, 1964 में उसके भाई का जन्म है। राहुल के जन्म का नहीं पता। लेकिन जब मैं इन दोनों की स्टेटमेंट को जोड़ दूं तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? राहुल के ब्रदर का जन्म है 1964, राहुल ब्रदर वाज हु वाज बोर्न, राहुल के ब्रदर जो है वो 1964 में हुआ है। इज 35 यंगर टू हिज मदर, वो अपनी माता से 35 साल छोटा है। माता से 35 साल छोटा हो गया, ठीक है। और ये माता से कौन? राहुल माता से 25 साल छोटा है। तो अरे यार, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ये। आंसर तो देखो आ गया इससे, लेकिन थोड़ा लिख उल्टा दिया। क्या? ये राहुल हो गया, ये उसकी माता हो गई, और ये हो गया भाई क्या, उसका ब्रदर। तो राहुल का ब्रदर
35 साल छोटा है अपनी माता से और उसका जन्म हुआ है 1964 में। राहुल अपनी माता से 25 साल छोटा है। ठीक है जी, दोनों भाइयों में फर्क कितना है? 10 साल का। जब इसका जन्म 64 में हुआ है तो राहुल का जन्म कब हुआ होगा? 1954 में, उससे 10 साल पहले 1954 में उसका जन्म हुआ होगा। तो हमने दोनों को मिलाकर आंसर निकाल लिया। बोथ आर सफिशिएंट टू ऑब्टेन द आंसर। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट की बात करें। आई थिंक वीडियो जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे लंबा हो चुका होगा, 1 घंटे से ऊपर की बात हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटा 4 मिनट। चलो जी, आगे है कोज एंड इफेक्ट। ठीक है भाई। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल, ठीक है हिंदी में छोड़ते, हिंदी में पढ़ते हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कीमतें बढ़ गई हैं। विपक्ष के राजनीति दल ने सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया है। ठीक है जी। उसने क्या नाम है ये, हड़ताल का, हड़ताल की है कि उसने हड़ताल करेंगे वो लोग कहीं ना कहीं पर। ठीक है। तो पिछले 3 महीनों के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ी हुई है। ठीक है जी। यानी कि खाने की चीजें जो हैं उसमें कुछ चीजें बढ़ी हैं, उनके प्राइस बढ़ चुके हैं। ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टी धरना कर रही है किस लिए के लिए? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ठीक है जी। इकोनॉमिक पॉलिसी किस पे लागू होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होती है भाई बाजार पे। बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट पे। और सामान कहाँ से मिलता है? मार्केट पर। यानी कि जब धरना हो जाएगा, चीजें नहीं मिलेंगी या चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, उस शॉर्टेज की वजह से ही जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई की बातें होती हैं। तो कोज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट ये है भाई कि ये कोज क्या है? ये तो हो गया कोज, कि कारण है हड़ताल। इफेक्ट क्या हुआ? उसका प्राइस जो है बढ़ चुके हैं। तो कहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे वाला कोज? स्टेटमेंट टू इज कोज, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। रीजन एंड असर्शन की बात है। जब बिजली गिरती है तो फ्लैश दिखने की कुछ देर बाद आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रकाश का वेग, वेलोसिटी जो है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। बिल्कुल ठीक बात है। लाइट जो है वो उसकी स्पीड जो है फास्ट होती है एज कंपेयर टू साउंड से। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो जी, बिल्कुल ठीक बातें हो गई। आगे देखते हैं 30 नहीं 29 क्वेश्चन नंबर। चलो जी, आगे इसमें देखें क्या है। कैलकुलेशन की बात है। कैलकुलेशन है तो भाई क्या हो रहा होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अ, सबसे खास बात, इधर जो है वो इज इक्वल्स टू है क्योंकि सभी में इज इक्वल्स टू ही है। बाकी किसी और जगह पर कोई भी साइन कॉमन नहीं है। ठीक है जी। मैंने देखा कि मैं चेक करूं ना तो मैं किससे चेक करूं? मैं पहले ऑप्शन को छोड़ दूं क्योंकि मैं इन तीनों में इसको डिवाइड कर सकता हूं एग्जैक्ट। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 3। अब मैं करता हूं भाई मल्टीप्लाई। अगर मैं ऑप्शन बी को ठीक मानता तो मैं क्या करता? अच्छा, दो जगह डिवाइड है, चलो जी ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आंसर आ गया 3। उसके बाद है भाई प्लस, उसके बाद 66 डिवाइड बाई ये, तो इसका मतलब इधर बनेगा 3। और उसके बाद है फिर से प्लस 44। तो ये कितना बन गया? 6 + 4 = 50। लो भाई 50 इसी के साथ बन गया। ठीक है ना? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवीजन होता दिख रहा है भाई मेरे को। बाकी और तो खैर किसी में नहीं हो सकता था, पहले में तो डिवीजन है नहीं। डिवीजन अच्छा डिवीजन इधर था तो, इधर था भाई डिवीजन। ठीक है ना? इधर कर सकते थे हम लोग। 66 डिवाइड बाई 3, 3 आ जाता। 99 यानी कि 100 मान लें, ये 133 हो गया। 133 में से 5 माइनस करते तो भी 120 तो बचना ही था उसमें। फिर से 120 में से अगर 40 भी माइनस करते, अगर 50 भी माइनस करते तो भी 70 बचता। 50 तो फिर भी नहीं बचता, तो पहला तो आंसर नहीं होता भाई। दूसरा चेक करते, दूसरा आंसर निकल ही जाता। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 निकालना है भाई। अरे यार, 1 मिनट का समय दे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 अपने सामने लिखा हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कोर्स में नहीं कराया है, मिलता जुलता कराया है, इस कॉन्सेप्ट पर भी कराया है, लेकिन ऐसा नहीं कराया है। लेकिन अब जब भी मैंने अपडेट करूंगा क्वेश्चन को, तो जितने भी अपडेशन होगा वो सारे का सारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। अपडेट सारी चीजें मैं आप लोगों को करके दूंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को अभी ख्याल आया तो उसको इंक्लूड कर लिया है भाई। ठीक है, चलो जी, कैसे होगा? जैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। ठीक है, शुरुआत में किसी डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ पे खड़ा हुआ है।
हम हमेशा ऐसे करते थे कि फेस एंड नॉर्थ में एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, काटा पीटी की आंसर का आ गया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है क्या? ये डायरेक्शन गिवन नहीं है भाई। चलो अब देखते हैं। सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो 90 में डाल दिया, 180 एंटी क्लॉकवाइज तो 180 एंटी में डाल दिया, 135 एंटी क्लॉकवाइज 135 एंटी क्लॉकवाइज में डाल दिया। फाइनली सी टर्न 180 क्लॉकवाइज 180 में डाल दिया, 180 से 180 कट गया। और अगर मैं करता इसको तो ऐसे करता, 180 एंटी 180 क्लॉकवाइज, तो इस 180 से भाई साहब ये 180 खत्म कर दो। फिर क्या बच गया? 90 क्लॉकवाइज 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। क्या बचा? दोनों के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बच गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें? अरे चल जा यार। थोड़ा सा बेटा पेन टैबलेट जो है प्रॉब्लम कर रहा है। चलो जी बिल्कुल। अ, ठीक तो नहीं है। ठीक है भाई, देख लो 45 एंटी क्लॉकवाइज बच गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग हमेशा ही ऐसा काम करते हैं कि ऊपर डायरेक्शन दे रखी थी, जो आंसर बचता था वो निकालते थे, लेकिन अब की बार नीचे वाली डायरेक्शन दे रखी है, ये बच गया। तो हमें क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। देखो हम यही तो करते थे। ये नॉर्थ था, ये बच गया तो 45 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब नॉर्थ का 45 एंटी क्लॉकवाइज देखते थे। लेकिन अब की बार क्या है? अच्छा, नॉर्थ का 45 एंटी क्लॉकवाइज देख के हम लोग क्या करते थे? आंसर का पता लगाते थे। लेकिन अब की बार क्या है? आंसर जो है भाई वो दे रखा है, ऊपर का निकालना, यानी कि वापस चलेंगे, उसका उल्टा काम करेंगे। तो अब ये क्लॉकवाइज नहीं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका अब उल्टा कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मेरा आंसर होगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है भाई? कहाँ से? मेरी डायरेक्शन से। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से 45 क्लॉकवाइज जो है वो क्या होगा? वो होगा भाई ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है भाई? आगे तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को चीजें पसंद आई हो तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करें भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, पूरा एक दिन लगा है इतने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। तो आप उसके लिए जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को चीजें जो है वो कैसी लग रही हैं यहाँ पर। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग, दमदार क्वेश्चन जो है हम लोग अपने इस पूरी की पूरी सीरीज में सीजीएल तक करने वाले हैं। आप लोगों को हफ्ते में 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।